morning, friends. This is our first line by line लूसेंट डिस्कशन क्लास। चलिए हम लोग ज़्यादा डिस्कशन ना करके सबसे पहले इतिहास विषय पे आते हैं। तो ये है भारत का इतिहास, जिसके बारे में हम लोग आज लाइन बाय लाइन डिस्कशन करेंगे। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भारतीय है यहाँ पे, भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से इसे संबोधित किया था। तो कभी कभी प्रश्न ये बनता है कि किसने भारत को सबसे पहले इंडिया के नाम से संबोधित किया। तो वो किसने किया दोस्तों? यूनानियों ने। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को किस नाम से संदर्भित किया? तो उसका जवाब होगा हिंद अथवा हिंदुस्तान। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन काल भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। जो प्राचीन भारत है, इसके बारे में आज हमारा जो पहला लेक्चर है वो उससे संदर्भित है। प्राचीन भारतीय इतिहास को स्रोतों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि बहुत सारा इतिहास ऐसा है जो अलिखित है, बहुत सारा इतिहास है जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। तो जानकारी के स्रोतों के रूप में धर्म ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, विदेशियों का विवरण है और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हैं। ये साक्ष्य तब जरूरी होते हैं जब आपके पास कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं होता है। जैसे हड़प्पा काल, लिपि मौजूद है लेकिन पुरातत्व संबंधी साक्ष्य अधिक महत्वपूर्ण है। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन या वेदव्यास को माना जाता है। वेदों के 4 प्रकार हैं, सबको पता है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब ऋग्वेद के बारे में देख लेते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा गया? ऋग्वेद कहा गया। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, बालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों को शामिल करते हुए। क्योंकि ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद एक संपूर्ण ग्रंथ है जिसके कई भाग हैं, कई इसमें कांड लिखे गए हैं, जिस वजह से इसका एक पाठ है बालखिल्य, जिसके 11 सूक्तों सहित इसके 1028 सूक्त हैं। तो टोटल सूक्त कितने हैं? 1028। टोटल मंडल कितने हैं ऋग्वेद में? 10 मंडल हैं। ऋचाएँ कितनी है? 10,462 ऋचाएँ, यानी 10,000 से अधिक ऋचाएँ जो ऋग्वेद है उसमें मौजूद हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्र या होता कहते हैं। कहीं कहीं पे होत्र लिखा आता है, कहीं कहीं पे होता लिखा आता है। तो होत्र और होता दोनों एक ही चीज़ हैं। जो ऋग्वेद के पाठ को पढ़ता है, ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करता है, उसको होता कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में क्या मिलता है? जानकारी मिलती है। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। यानी ऋग्वेद का 3रा मंडल हमें पता चल गया और 9वां मंडल पता चल गया। 3रे मंडल में सूर्य देवता का उल्लेख है, जिसको समर्पित सावित्री को समर्पित जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ठीक, तो सूर्य देवता का एक नाम है सावित्री, इनको एक प्रसिद्ध मंत्र समर्पित किया गया है, उसका नाम है गायत्री। तो गायत्री मंत्र का संबंध भी 3रे मंडल से है। सूर्य देवता का जिक्र भी 3रे मंडल में होता है, लेकिन सोम देवता का जो जिक्र है वो 9वें मंडल में होता है। 8वें मंडल की जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उनको खिल कहा जाता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में खिल किस मंडल से संबंधित है? तो खिल 8वें मंडल से संबंधित है। जनरली इसको खेती से जोड़ के देखा जाता है। चातुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। यानी आपको ऋग्वेद के 3रा मंडल, 9वां मंडल, 8वां मंडल और 10वां मंडल। 3रा मंडल किससे संबंधित है भैया? गायत्री मंत्र से संबंधित है, सबको पता है। 9वां मंडल भैया किससे संबंधित है? सोमदेव से संबंधित है। 8वां मंडल किससे संबंधित है? खिल से संबंधित है। और 10वां मंडल पुरुष सूक्त से संबंधित है। तो ऋग्वेद के जो प्रमुख मंडल हैं इनके बारे में भी आपको पता चल गया। अब 10वें मंडल में है क्या? 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, जंघाओं, भुजाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। ऐसा
ऋग्वेद का 10वां मंडल कहता है। ये काल्पनिक बातें हैं, इनके बारे में आप बहुत ज़्यादा भावुक होकर मत सोचिएगा, क्योंकि कोई भी समाज होता है, जब उस समाज का डेवलपमेंट होता है तो समाज अपने एक प्रमुख देवता के आधार पे उसका विभाजन कर देता है, और उस विभाजन के आधार पर फिर समाज का विभाजन हो जाता है। देवता ऐसा विभाजन नहीं करते हैं, ईश्वर ऐसा विभाजन नहीं करता है। ये विभाजन मनुष्यों की गई एक कल्पना होती है, परिकल्पना होती है, जिसके आधार पे उन्हें समाज को आगे बढ़ाना होता है। तो जो तथाकथित शूद्र वर्ण है उसको ब्रह्मा के चरणों से उत्पन्न हुआ बताया है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है हमारे समाज की कि वो भी ब्रह्मा के अंश से ही उत्पन्न हुआ है, चरण भी ब्रह्मा के ही अंश हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमारे समाज ने क्या किया, उस व्यक्ति को जो शूद्र वर्ण से संबंधित है, तथाकथित शूद्र वर्ण से संबंधित है, उसको क्या कर दिया, उसको अशुद्ध घोषित कर दिया। उसके साथ छुआछूत जैसी गंभीर जो प्रथाएं थीं उनको प्रचलित कर दिया। तो ये थोड़ा समाज की एक विडंबना है, इनको दूर करने का प्रयास हम लोगों को लगातार करते रहना होगा। और एक सिविल सेवक होने के लिए या एक बेहतर अधिकारी होने के लिए ये ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपने दिमाग में किसी भी प्रकार की जाति, धर्म, इन सब के विभेद से ऊपर होकर काम करें, तभी आप एक बेहतर सिविल सेवक बन सकेंगे। चलिए, ये तो ज्ञान की बात हो गई। धर्म सूत्र। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। तो समाज की जो गतिविधियां हैं, उन सभी गतिविधियां, अब समाज की बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, उन सभी गतिविधियों के बारे में विभेदीकृत जो वर्गीकरण किया गया है वो धर्म सूत्र में किया गया है। अब फिर आता है कि ये वामनावतार क्या है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है, ऋग्वेद है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि वामन अवतार का संबंध किस वेद से है, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा ऋग्वेद में, क्योंकि ऋग्वेद में वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद को माना गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो इंद्र के लिए कितने सूक्त समर्पित हैं, 250, और अग्नि के लिए 200। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक, तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान है प्राचीन साहित्य में ऋग्वेद के बाद, क्योंकि जो सबसे बड़ा ब्राह्मण है वो शतपथ ब्राह्मण है। बाकी जो ऋग्वेद के बाद और वेद हैं उनकी जो संरचना है वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटी संरचना है, इसलिए ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है, क्योंकि ये बृहद आकार का है। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधर्वयु कहते हैं। क्या कहते हैं इसके पाठकर्ता को, इसके पाठकर्ता को कहते हैं अधर्वयु। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद ऐसा है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। जवाब होगा यजुर्वेद। सामवेद, यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात या उद्गाता, कभी कभी ज़्यादातर एग्जाम में उद्गाता पूछा जाता है। उद्रात थोड़ा सा क्लिष्ट संस्कृत का शब्द है, जिसको धीमे धीमे अपनी जो पुरानी हिंदी है, पुरानी हिंदी ने उद्गाता रूप में स्वीकार किया है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो सामवेद, सामवेद में गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है, इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं। और भारतीय संगीत का जो जनक है वो कौन सा वेद है, वो है सामवेद। इसके बाद आता है दोस्तों अथर्ववेद। चलो, अथर्ववेद आता है। तो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में, तो क्योंकि इसका नाम अथर्ववेद क्यों है, क्योंकि अथर्वा ऋषि, अथर्वांगी रस भी इसको कहते हैं, इसीलिए इसको अथर्ववेद का नाम अथर्वांगी रस भी है। बहुत सारी जो इतिहास की किताबें हैं उनमें अथर्वांगी रस वेद भी इसे कहा जाता है। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्मा आदि विविध विषयों से संबद्ध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। यानी सबसे बड़ी बात है कि इसमें लौकिक के साथ साथ अलौकिक चीज़ों के बारे में भी वार्ता की गई है। जादू टोना, शाप, वशीकरण, ये एक बार
क्या कई बार यूपीपीसीएस में भी पूछा जा चुका है कि जादू टोना से संबंधित जो वेद है वो कौन सा है, उसका नाम है अथर्ववेद। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। ये तो यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। जवाब क्या था, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। यानी सबसे लास्ट में लिखा गया कौन सा वेद है, अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। 6 वेदांगों की रचना कौन सी है, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। तो चलिए अब अगला डिस्कशन हम लोग पुराणों के विषय में कर लेते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। इनकी संख्या कितनी है, 18 है। साधारणतः अब ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं कि पुराणों की संख्या क्या है, लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ये चीज़ ज़रूर पूछी जाती है कि पुराणों की संख्या कितनी है और उसके रचयिता कौन थे। यानी अगर आप CUET के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ऐसे फैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई गई है। यानी 18 के 18 पुराणों में राजाओं की वंशावली नहीं पाई गई है, बल्कि केवल 5 ऐसे पुराण हैं, 5 पुराण जिनमें राजाओं की वंशावली मिलती है। जैसे विष्णु पुराण, सॉरी विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित जानकारी देता है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित जानकारी देता है और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित जानकारी देता है। अगर आपने 2023 का यूपीपीसीएस का पेपर देखा होगा तो 2023 के यूपीपीसीएस के पेपर में ऐसा ही प्रश्न आया था, जिसमें ये स्टेटमेंट दिया हुआ था कि विष्णु पुराण में मौर्य वंश से संबंधित जानकारी दी हुई है, या फिर ये था स्टेटमेंट कि मौर्य वंश में मौर्य वंश की जानकारी हमें विष्णु पुराण से मिलती है और गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। तो ये चीज़ एज इट इज़ 2023 के यूपीपीसीएस के पेपर में आ चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए लूसेंट का लाइन बाई लाइन अध्ययन करना कितना ज़रूरी है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। किसी न किसी दिन आपको यूपीपीसीएस के एग्जाम में एज इट इज़ ये लाइन देखने को मिल सकती है। इसीलिए थोड़ा सा अपने दिमाग और विचारों को ओपन रखें। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। तो पुराणों की ये महिमा थी कि जिन्हें वंचित किया गया था उन्हें पुराणों के माध्यम से ज्ञानार्जन करने की छूट दे दी गई थी। लेकिन पुराण वास्तव में ज्ञानार्जन का स्रोत नहीं थे, बल्कि वो तो दंत कथाओं का स्रोत थे, जिनमें ऐसी कथाएं रहती थीं जिनके बारे में आप प्रामाणिकता से कोई भी चीज़ नहीं कह सकते हैं। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्मृति ग्रंथों, अब स्मृति ग्रंथ के बारे में देख लीजिए। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। इसमें एक फैक्ट ये है कि जितनी भी जो स्मृतियाँ हैं, जो स्मृति ग्रंथ हैं, इनके बारे में एक चीज़ आप जान लो, इतर इसके स्मृति ग्रंथ हैं वो ज़्यादातर पद्य में लिखे गए हैं, ठीक। लेकिन एक विष्णु स्मृति है, जो विष्णु स्मृति है वो गद्य में लिखी गई है। तो ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति ऐसी है जो गद्य में लिखी गई है, पद्य में नहीं। तो उसका जवाब क्या होगा, विष्णु स्मृति। जातक कथाएं क्या होती हैं? जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है? कथा वस्तु है, जिसको अगर पाली भाषा में लिखा जाए तो कथा बत्थु बोलते हैं इसको। तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, जिसको कल्प सूत्र कहते हैं पाली भाषा में। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का क्या मिलता है? विवरण मिलता है। ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कुछ और क्या, पढ़ाई से संबंधित ही देखेंगे, और क्या देख लेंगे। चलिए जब तक मार्कर चेंज करते हैं हम।
ये सही नहीं चल रहा, चलिए ध्यान दीजिए, इसी को रखते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। यानी अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? 15 अधिकरण हैं। कितने प्रकरण हैं? 180 प्रकरण हैं। तो ये चीज़ आपको अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखनी है कि अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं और कितने प्रकरण हैं। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ ने किया था। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। तो राजतरंगिणी का संबंध किससे है? किस राज्य से है? कश्मीर राज्य से है। और कहा जाता है कि राजतरंगिणी में गुप्त काल की दुरभिसंधियों के बारे में जिक्र किया गया है। दुरभिसंधियाँ ऐसी संधियाँ होती हैं जिसमें आप किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हो, तो वैसी दुरभिसंधियों का जिक्र है राजतरंगिणी में। अरबों की सिंध विजय का वृतांत कहाँ मिलता है? अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा, लेखक अली अहमद, यानी इनके लेखक हैं अली अहमद। चचनामा, चचनामा के लेखक अली अहमद की रचना में सिंध विजय का वृत्तांत मिलता है। जो विजय किसने की थी? अरबों ने की थी। अष्टाध्यायी देखो, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है ये। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं पाणिनि। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। यानी अष्टाध्यायी में अपन को क्या पता चलता है? अपन को मौर्य और मौर्य के पूर्व यानी पूर्व मौर्य काल की जानकारी भी मिलती है और मौर्य काल की भी जानकारी मिलती है। तो ये थोड़ा सा इसके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। कात्यायन, अब कात्यायन ने कौन सी कृति लिखी? गार्गी संहिता। और कात्यायन की जो गार्गी संहिता है वो एक प्रकार का ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ज्योतिष ग्रंथ के बारे में जनरली ये धारणा है आम कि भारत में ज्योतिष का विकास हुआ, जबकि वास्तविकता में भारत ज्योतिष के क्षेत्र में यूनान का ऋणी है। ये कात्यायन की जो गार्गी संहिता है ना, इसमें भी लिखा हुआ है। कात्यायन कहते हैं कि जो यूनानी है वो म्लेच्छ हैं, किंतु वह ज्योतिष के जानकार हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये भारत यूनान का ऋणी है ज्योतिष के क्षेत्र में। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, एग्जाम में पूछा हुआ फैक्ट है कि भारत में ज्योतिष का विकास कहाँ से हुआ या ज्योतिष का विकास कहाँ हुआ विश्व में, तो उसका जवाब यूनान होगा। ठीक। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ये भी एक बार फैक्ट आ चुका है कि पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित था। जवाब पतंजलि। पतंजलि किसके पुरोहित थे? जवाब पुष्यमित्र शुंग। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो पतंजलि की किताब का नाम क्या है? महाभाष्य है। तो पतंजलि की महाभाष्य है, अष्टाध्यायी पाणिनि की है और कात्यायन की गार्गी संहिता है। ठीक। अब आगे चलते हैं। विदेशी विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। अब चेंज कर लेते हैं पहले। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी। यूनानी रोमन लेखक टेसियस, यह ईरान का राज्य वैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। तो टेसियस था। टेसियस कहाँ का था? ईरान का था। ईरान का राज्य वैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण मिलता है जो आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण है। यानी कुल मिला के अगर कहा जाए तो उसमें किंवदंतियाँ ज़्यादा हैं, यथार्थ कम। हेरोडोटस, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अब अगर आप CUET की तैयारी कर रहे हो तो याद कर लो भैया कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं? जवाब हेरोडोटस। इसकी पुस्तक है, इसकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया गया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। क्योंकि उस समय जो विवरण लिखे जाते थे उन विवरणों में यथार्थ थोड़ा कम होता था, कपोल कल्पनाएं ज़्यादा होती थी। अब सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में कौन कौन था? नियार्कस था, ओनेसिक्रिटस था, ऑस्टिबुलस था। इनके विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय हैं क्योंकि ये सिकंदर के साथ आए। सिकंदर के समय इन्होंने भारत का अध्ययन किया और यहीं रहकर भारत का अध्ययन करके उसके बारे में विवरण लिखे। मेगस्थनीज, सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेखक जो लेखक हैं, इतिहासकार हैं मेगस्थनीज। इनके बारे में
ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। सेल्यूकस निकेटर के ये राजदूत थे, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए थे। अपनी पुस्तक इंडिका में इन्होंने मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा था। इनके बारे में एक चीज़ और आती है कि ये कौन सी शताब्दी में आए थे, तो ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इन्होंने भारत की यात्रा की थी और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य शासक था। डाइमेकस, डाइमेकस देख लीजिए, सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। तो डाइमेकस एंटियोकस का राजदूत था। सीरियन का, ये सीरिया का नरेश था एंटियोकस, इसका राजदूत बिंदुसार के राज दरबार में आया था। और इसका विवरण भी किससे संबंधित है, मौर्य युग के संबंधित है, क्योंकि बिंदुसार कौन है, बिंदुसार है चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का और अशोक का पापा। ओके। डायनोसियस, मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत है, उसका नाम है डायनोसिस, जो अशोक के राज दरबार में आया था। ठीक। अब आपको ये दो नाम डाइमेकस, डायनोसिस, ये सेम सेम लग रहे होंगे, अरे यार कहाँ से कौन आया क्या पता। तो डाई, डाई आया सीरिया से। ठीक, सीरिया से कौन आया, डाई। और डायो कहाँ से आया, डायो आया मिस्र से। बहुत अच्छी ट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप शब्दों के साथ खेल सकते हो तो जितना खेल सकते हो उतना खेलना, वहीं से ट्रिक्स बनती हैं। टॉलमी, टॉलमी इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। तो कौन सी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिख चुकी थी, दूसरी शताब्दी में। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। अब ये देखना आप, हिस्टोरिका के लेखक हैं हेरोडोटस और नेचुरल हिस्ट्री के लेखक हैं प्लिनी। इन दोनों में आप लोग अंतर बनाए रखना। इसने भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण दिया है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट किताब है, पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसके पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, यानी एक अज्ञात लेखक ने एक किताब लिखी हुई है, पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। एरिथ्रियन सी का मतलब है लाल सागर, पेरीप्लस का मतलब है जो जहाज को जाने के लिए दो जो दिशा संकेतक होते हैं ना वो, यानी कोई जहाज है, कोई जहाज कौन कौन से, जैसे भारत है, ये भारत है अपना, अब जहाज को नेविगेट करने के लिए ऐसा ऐसा रास्ता दिया हुआ है, तो इस रास्ते को, जो रास्ता बताया गया है मैप के माध्यम से, उसको कहते हैं पेरीप्लस। और इरिथेनन श्री का मतलब है लाल सागर। ठीक, तो जहाज़ों को जो रास्ता सुझाया जाता है उसको पेरीप्लस कहते हैं। ठीक, यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। अब चीनी लेखक देख लो, चीनी लेखक कौन है, चीनी लेखकों के बारे में एक नई, चीनी लेखक कौन है, फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री फाहियान आया था। फाहियान कब आया था, फाहियान आया था 5वीं शताब्दी ईस्वी में। मेगस्थनीज के बारे में थोड़ा सा गलत फैक्ट हो गया है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नहीं आए थे ये भाई साहब आए थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो ये आए थे 5वीं शताब्दी ईस्वी में। ठीक, इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। संयुगन आए 518 ईस्वी में, ये भारत पर आए, भारत की यात्रा पर आए। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है ह्वेनसांग और फाहियान। ह्वेनसांग ने क्या किया, हर्षवर्धन के काल में ये भारत आया था। ये भारत आया था 7वीं सदी में, इसका क्लियर है, 7वीं सदी में ही आया था। चीन से भारतवर्ष के लिए इसने प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। ये आपसे एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले वो किस राज्य में पहुंचा था। सबसे पहले पहुंचा था वो कपिशा राज्य में। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में वह चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसके बारे में, ह्वेनसांग के बारे में। इसका भ्रमण वृत्तांत सी यू की
इसका भ्रमण वृत्तांत का नाम क्या है? सियूकी है। मेगास्थनीज के वृत्तांत का नाम क्या है? इंडिका है। इसने 138, इसमें जो इसका सीयूकी है उसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। तो पीसीएस कभी कभी फैक्ट में बहुत ज़्यादा पूछ लेता है, पीसीएस का खासतौर पे आरओ वाला एग्जाम, वो पूछ लेता है कितने देशों का विवरण सीयूकी में मिलता है, तो उसका जवाब क्या होगा? 138 देश। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, क्योंकि जातिगत संदर्भों में अगर कोई चीज़ प्रयुक्त हो रही है तो वो उस समाज की विडंबना है। हम अपने संदर्भों में उन चीज़ों को महत्व नहीं देंगे। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य सीलभद्र थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। इत्सिंग, ये भी 7वीं शताब्दी में आया। 7वीं शताब्दी के अंत में ये भारत आ रहा है। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अरबी लेखक देख लो कौन कौन से थे। अरबी लेखक अलबरूनी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी हुई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक हिंद बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसकी किताब का नाम है किताब उल हिंद। एक किताब और है जो इसी नाम से आती है, किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी के लेखक का नाम आप मुझे बताइएगा क्या है। आज भी इतिहासकारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अन्य लेखक देख लीजिए। तारानाथ एक तिब्बती लेखक हैं। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, तभी ये इस किताब में लिखे हुए हैं, भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं इसीलिए। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देशों की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में भारत में आया और किस राज्य की इन्होंने यात्रा की? पांड्य राज्य की यात्रा की, जो दक्षिण में एक राज्य था, चोल चेर पांड्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ। अब पुरातत्व से मिलने वाली जानकारियों के बारे में हम लोग अपने अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।